नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। पिछले महीने गुवाहाटी के पानबाहर पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज होती है जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध मोहनजीत चौथिया ने एक शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें बताया गया है कि भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाला काम राहुल गांधी कर रहे हैं। बाकायदा इसके लिए राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें राहुल गांधी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 152 और 197(1)(d) के तहत मामला मुकदमा दर्ज किया गया। आज मैं राहुल गांधी की जिन बातों को लेकर आगे अपनी विश्लेषण को जारी रखूंगा, वहां कहीं ना कहीं देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के विधायक हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से, उनसे जुड़ा हुआ है। देवेंद्र यादव इस वक्त जेल में बंद हैं और उनके विरुद्ध पुलिस ने जो चालान प्रस्तुत किया है, वही बातें और वही भाव मोहनजीत चौथिया ने भी राहुल गांधी के विरुद्ध रखी, जिन भाव को लेकर पुलिस ने अपने चालान में देवेंद्र यादव के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए हैं, बाकायदा सबूतों के साथ, कि देश की एकता, अखंडता को तोड़ने वाला वो कृत्य आखिर कोई चुना हुआ विधायक कैसे कर सकता है। पुलिस के उस चालान के कुछ अंश मीडिया में लीक हो गए और मैं आज आपको सिलसिलेवार ढंग से वो सारी बातें बताऊंगा जिसे जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। पहले आप राहुल गांधी के उस बयान को सुनिए जो उन्होंने पिछले महीने यानी 15 जनवरी 2025 को दिल्ली के कोटला रोड स्थित कांग्रेस के नए मुख्यालय भवन के उद्घाटन के दौरान कहा था। The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. पूरे देश में इस बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ था। राहुल गांधी के विरुद्ध जो धाराएं लगाई गई है वो बेहद गंभीर हैं और राहुल गांधी का अनुसरण उनके पीछे के नेता करते हैं। देवेंद्र यादव सरी के जो युवा नेता हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा में शामिल होते, न केवल शामिल होते हैं बल्कि उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो उनके प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए बसों में भर भर कर सैकड़ों की संख्या में युवाओं को लेकर के जाते हैं। लाखों रुपए पानी की तरह फूंक दिए जाते हैं। कोई उनसे नहीं पूछता कि आखिर वो पैसे कहां से आए। और राहुल गांधी जब कहते हैं कि मेरी लड़ाई भारत राज्य से है, न केवल भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से, बल्कि भारत राज्य से, ये वही अर्बन नक्सली वाली भाषा है जो कभी कानू सन्याल और चारू मजुमदार कहा करते थे। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सल बाड़ी से उपजा नक्सलवाद की वो भाषा जिसे आज राहुल गांधी कह रहे हैं। पूरे देश में एक तरफ तो नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि लोकतंत्र में जनता के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के संघर्षपूर्ण रास्ते की बजाय शॉर्टकट तरीके से लोगों को भड़काया जाए। सीधे सीधे भारत राज्य से लड़ने की बात राहुल गांधी ने की है, जिसका आज तक खंडन नहीं हुआ है। अब बात देवेंद्र यादव की। देवेंद्र यादव जो राहुल गांधी के परम सहयोगी हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनकी विचारधारा का अनुपालन करते हैं और वो 10 जून 2024 को छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार एसपी कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन के बहाने सतनामी समाज के कार्यक्रम में घुसपैठ करते हैं। जिस तरह की वो प्लानिंग करते हैं और बाकायदा पूर्व नियोजित योजना के तहत उस घटना को अंजाम देते हैं जो भारत में कभी नहीं हुई, यानी एसपी कलेक्टर कार्यालय में आग लगा दिया गया, दस्तावेज जला दिए गए, सैकड़ों गाड़ियां जला दी गई। ऐसा कोई तभी करता है जब उन्हें भारत के कानून और व्यवस्था पर कोई यकीन नहीं होता, जैसा कि राहुल गांधी पहले कह चुके हैं। जैसा कि आपने पिछले चुनाव में के दौरान देखा होगा कि राहुल गांधी साफ तौर पर जाति जनगणना के बहाने पत्रकारों से उनकी जाति पूछ लेते हैं और साफ तौर पर पूछते हैं कि तुम्हारा मालिक कौन सी जात का है। कैमरामैन को बुलाकर पूछते हैं। कई मौकों पर उन्होंने ऐसे घोर आपत्तिजनक व्यवहार किए जिससे लगता है कि कांग्रेस की ये विचारधारा कहीं भटक गई है। जिस कांग्रेस ने करीब 55-56 साल इस देश में राज किया, आज उसी भटकी हुई विचारधारा का अनुसरण करने वाले कांग्रेस के देवेंद्र यादव जैसे जो नेता हैं, उनके विरुद्ध पुलिस की चालान डायरी में जो कुछ लिखा है, उनके एक एक शब्द पर आप गौर करें। वो सारी बातें सिलसिलेवार ढंग से आपको समझनी चाहिए कि आखिर बलौदा बाजार में किस तरह पूर्व नियोजित साजिश के तहत देवेंद्र यादव वहां पहुंचे थे, जैसा कि पुलिस ने अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा मामले में पुलिस ने जो 6,970 पेज का चालान कोर्ट में पेश किया है, उन दस्तावेजों में पुलिस ने पूरी जानकारी, आरोपियों की भूमिका और उनसे जुड़े सबूतों का भी जिक्र किया है। साथ ही कहा है कि देवेंद्र यादव ने हिंसा से पहले प्रदर्शनकारियों से कई बार बातचीत की।
उग्र आंदोलन के लिए फंडिंग का भी आश्वासन वहां लोगों को दिया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 189 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देवेंद्र यादव पिछले 17 अगस्त 2024 से आज की तारीख तक जेल में बंद है। कई बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है क्योंकि सबूत इतने मजबूत पेश किए गए थे। पुलिस ने करीब 7000 पेज के अपने चालान में देवेंद्र यादव के बारे में लिखा है, उनकी भूमिका के बारे में लिखा है कि देवेंद्र यादव का संबंध कुख्यात अपराधियों से था। सूरजपुर के कुख्यात अपराधी कुलदीप साहू के साथ उनकी तस्वीरें ये प्रमाणित करती है। उनकी एक्टिविटी हिंसा के नेतृत्व करने की इच्छा को दर्शाती है। भड़काऊ भाषण देने से लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की, समर्थकों के साथ मौके पर बैठे रहे, जिसके बाद वहां हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी हुई। साथ ही चालान में आगे लिखा है कि प्रदर्शन से पहले आरोपी शैलेश बंजारे ने 9 जून को 3 बार देवेंद्र यादव से बात की। फिर 10 जून को संतोष भारती, गोल्डी मारिया से भी बातचीत हुई। इतना ही नहीं, आंदोलन को उग्र करने प्रदर्शनकारियों को फंडिंग का आश्वासन देवेंद्र यादव ने दिया। देवेंद्र यादव के सभा स्थल से निकलने के बाद अचानक तोड़फोड़ और आगजनी हुई। इतना ही नहीं बल्कि उस आगजनी कांड के करीब 1 सप्ताह पहले यानी 3 जून 2024 से लेकर और घटना के बाद 3 दिनों तक यानी 3 जून से लेकर 13 जून 2024 तक देवेंद्र यादव जितनी बार उस घटना स्थल पर गए और दशहरा मैदान में गए, वहां सारी फोटो और वीडियो पुलिस के पास उपलब्ध है। पुलिस ने वो सबूत अदालत के सामने प्रस्तुत किए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने अपने आरोपों के समर्थन में बताया कि सभा स्थल पर देवेंद्र यादव ने वहां मौजूद लोगों को बताया था कि यहाँ ज्ञापन देने के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, आप यहाँ कुछ बड़ा करने आए हैं। क्या कुछ बड़ा हुआ ये सब आपने देखा, पूरे देश ने देखा। छत्तीसगढ़ की बदनामी हुई और सतनामी समाज जो अमन और शांति का प्रतीक माना जाता है, उस समाज के कार्यक्रम में घुसपैठ करते हुए लोगों में वर्ग संघर्ष कराने की जो कोशिश की गई। भीम आर्मी और भीम सेना जैसे संगठन जो देश विरोधी कार्यों में लिप्त रहे हैं, उनके संस्थापक चंद्रशेखर रावण जिस तरह से देश विरोधी बातें करते हैं, जिस तरह से जातिवाद में लोगों को भड़काने की हरकतें करते हैं, ऐसे देश विरोधी संगठन के साथ भला देवेंद्र यादव का क्या संबंध और सत्तामी समाज के कार्यक्रम में ये बाहरी तत्व क्या करने आए थे, इस बारे में भी पुलिस ने सबूत पेश किए हैं और बताया है कि किस तरह से 10 जून 2024 को देवेंद्र यादव बलौदाबाजार भिलाई से 130 किलोमीटर जाकर चुपचाप नहीं बैठे थे, बल्कि वो साजिश का चेहरा थे। लोगों को भड़काना और देश के कानून के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध और पूरे सिस्टम के विरुद्ध लोगों को आगजनी और हिंसा के लिए भड़काने की साजिश को अंजाम देना, कुल मिला के ऐसी हरकत जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को बदनाम किया, जिसने पूरे राजनीतिक सिस्टम को सोचने को मजबूर किया कि एक चुना हुआ विधायक आखिर ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। यहां जब मैंने विश्लेषण की शुरुआत राहुल गांधी से की थी तो यहां गहराई से समझना होगा कि किस तरह से अरबन नक्सलियों की भाषा राहुल गांधी बोल रहे हैं और उसका अनुसरण उनके समर्थक भी कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही भरी संसद के अंदर राहुल गांधी ने जिस तरह की हरकत की, वो हरकत और विचारधारा साफ तौर पर बता रही है कि राहुल गांधी न केवल देश के लोगों को भड़काने में लगे हैं, देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, बल्कि अपने ही कांग्रेस के चुने हुए विधायक और कार्यकर्ताओं को भी देश विरोधी हरकत में लाने की कुचेष्टा में लगे हुए हैं, जिसकी परिणति 10 जून 2024 को छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हुई। जिस घटना में कांग्रेस के चुने विधायक देवेंद्र यादव गए थे, उस घटना के बारे में कुछ और बातें सामने आई है। इस घटना के जांच करने वाले अधिकारियों का कहना है कि बलौदाबाजार की आगजनी अचानक हुए आक्रोश की परिणति नहीं थी, बल्कि ये पूरी सोची समझी साजिश थी। घटना के बाद जिन 189 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी संलिप्तता के पर्याप्त सबूत हैं। अग्निकांड और हिंसा के 235 दिन बाद आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिलनी शुरू हुई। इस मामले में 11 जनवरी 2025 को कोर्ट ने 14 आरोपियों को जमानत पर जेल से छोड़ा, जबकि अलग अलग संगठन के पदाधिकारियों में देवेंद्र यादव जैसे प्रमुख आरोपियों की लगातार जमानत नामंजूर की। कुछ आरोपियों के चेहरे जो बेनकाब हुए हैं, उनमें प्रमुख नाम है किशोर नवरंगे, दीपक धृतलहरे, भुवनेश्वर सिंह, निक्कू उर्फ नितेश टंडन, सुनील बंजारे, देवेंद्र पात्रे, मनीष धृतलहरे, संदीप कोसले, गोपी बंदे और अन्य लोग। इनमें जो 5 लोग हैं जिन्हें अलग अलग जवाबदारी दी गई थी, उनमें किशोर नवरंगे को आंदोलन की अगुवाई करने और फंड की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी थी, जबकि निक्कू उर्फ नितेश टंडन को दशहरा मैदान में कुर्सी, टेंट और साउंड का जिम्मा था। मोहन बंजारे को मंच संचालन करना था। दिनेश कुमार चतुर्वेदी को पुलिस पर
निगरानी रखनी थी, जबकि राजकुमार सतनामी को जैत खाम काटे जाने के प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को भड़काने का जिम्मा दिया गया था। बलौदाबाजार हिंसा में 2,82,00,000 रुपए का नुकसान कैलकुलेट किया गया है, जिसमें जो हजारों दस्तावेज और साक्ष्य जल गए, राजस्व रिकॉर्ड जल गए। आप सोचिए उनकी संपत्ति का क्या होगा, उन विवादों का क्या होगा जो मामले पेंडिंग थे। दरअसल ऐसी घटना करने वाले देश के कानून को नहीं मानते, देश के सिस्टम को नहीं मानते। जैसा कि राहुल गांधी कह रहे थे कि उनकी लड़ाई भारत राज्य से है। इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते राहुल गांधी ने भरी संसद के अंदर 34 बार चाइना का नाम लेते हुए भारत को नीचा दिखाया। भारत के शत्रु देश के रूप में प्रमुख रूप से उभरते जा रहे चाइना के महिमा मंडन की बजाय राहुल गांधी अमेरिका, जर्मन, फ्रांस, किसी भी और देश का उदाहरण दे सकते थे। लेकिन चाइना, जहां पर लोकतंत्र जीरो है, ऐसे अलोकतांत्रिक देश का उदाहरण देते हुए भारत को नीचा दिखा रहे थे। भारत के लोकतंत्र की तारीफ करते हुए भारत को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बताया जाता है। लेकिन राहुल गांधी को तो भारत राज्य नफरत है। लेकिन मोदी और भाजपा की बुराई करते करते राहुल गांधी जिस तरह से भारत की बुराई कर रहे हैं, जिसका उन्हें अंदाजा भी है और ज्ञान भी है, ऐसा वो जानबूझकर कर रहे हैं। आप देखिए उस विचारधारा को जिसका अनुसरण कांग्रेस कर रही है, और कांग्रेस के सर्वे सर्वा सुप्रीमो बने राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं। आप गौर कीजिएगा, वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में पिछले दिनों गणतंत्र दिवस में शामिल नहीं हुए। उन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हुए भव्य कार्यक्रम का आमंत्रण निमंत्रण ठुकरा दिया, और इसके अलावा अभी तक वो महाकुंभ में भी नजर नहीं आए। कुल मिलाकर संविधान और धर्म का विरोध करते करते राहुल गांधी जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने भारत की संसद के अंदर जो कुछ कहा, नेता प्रतिपक्ष के रूप में कहा, उनके एक एक शब्दों पर आप गौर करें। We talk about defense, and today we have the Chinese, and the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. The army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. ऐसा इस सदन में आप मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। ये सीरियस मामला है, आप मन चाहे ऐसा सीरियस इशू पे कैसे बोल सकते हैं? This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. So every time we use a phone, every time we wear a Chinese shirt, a Bangladeshi shirt, every time we wear a pair of Chinese sneakers, we are paying a tax to China. China has at least a 10-year lead on India in this space. China has been working on batteries, robots, motors, optics for the last 10 years, and we are behind. अपने इस विवादित बयान में उन्होंने 34 बार चीन का नाम लिया और बता रहे थे कि चीन की सेना भारत के अंदर आ चुकी है। पार्लियामेंट के अंदर तो हंगामा मचा ही। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने अलग अलग बयानों में उन्हें कलंक बताया, तो किसी ने उन्हें मानसिक इलाज करने की सलाह दे डाली। भारत से लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष भारत के हैं। संविधान जिसकी शपथ ली है वो भारत का है, और नेता प्रतिपक्ष भारत का कहता है कि हम भारत स्टेट से लड़ रहे हैं। यह पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया है, बल्कि राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनके साथ गुप्त भेंट करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं, और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती है। और यह कहना गलत नहीं होगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं। अब छोड़िए राहुल गांधी, क्या किसी क्या उसको बोलो जाके अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जरा जाके चेक करे।
कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के भिलाई से निर्वाचित कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की जो हरकतें रही, बलौदा बाजार हिंसा में जिस तरह की संलिप्तता रही, जिस विचारधारा का अनुसरण कर रहे थे, इस बारे में आपने विश्लेषण में क्या देखा, क्या पाया, इस बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय जरूर लिखिएगा। राजमोद आपका अपना जनमंच है, मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल के साथ लगातार बने रहें, साथ ही संदेश को भी बल दें कि राजनीति बुरी नहीं होती। हमारे देश में राजनीति में शामिल होने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं, पहचानना है आपको और अच्छे लोगों का साथ देना है। देश की तरक्की के लिए ईमानदार और स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए, जिससे हमारा देश समृद्ध बन सके। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह, चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी मेरे आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। नमस्कार।